नमस्कार। उम्मीद की किरण के फेसबुक पेज पर मैं गरिमा और विशा कोसी की धरती मधेपुरा से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोसी शिखर सम्मेलन के महानिदेशक राजा रवि जी, और ये पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ के ये छात्र नेता हैं पटना यूनिवर्सिटी के। मुझे बेहद खुशी हो रही है यह बताने में कि कोसी शिखर सम्मेलन एक ऐसा मंच है जिसकी शुरुआत 2018 में सहरसा जिले से हुई थी, और मैं भी उसमें एक अहम भूमिका में थी। मेरी भूमिका उसमें ब्रांड एम्बेसडर की थी। तो आज कोसी शिखर सम्मेलन के 2 सदस्य, एक महानिदेशक और एक ब्रांड एम्बेसडर, आप सबों से रूबरू हो रहे हैं। मैं होस्ट की भूमिका में हूँ और हमारे गेस्ट हैं राजा रवि जी। मैं आपको बता दूं कि उम्मीद की किरण कोई ऐसा मंच, कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। उम्मीद की किरण एक सोच है सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए। मेरे द्वारा शुरुआत की गई एक ऐसा ये ऐसा मंच है जहाँ पे हम सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई बातें करते हैं, समाज से जुड़े हुए अच्छे बुरे हर बात पर चर्चा करते हैं। और कोशिश यह है कि हम समाज को एक नई दिशा दे सकें, नए 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 युवाओं को जो है ऐसा मार्गदर्शन दे सकें जिससे वो सही राह पर चल सके, अपने करियर के बारे में सोच सके। जो युवा बिना मतलब इधर उधर भटकते रहते हैं, उन्हें वो उस भटकाव से हम लोग दूर कर सकें। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं कोसी शिखर सम्मेलन के महानिदेशक व छात्र नेता राजा रवि जी। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने उम्मीद की किरण के पेज पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजा रवि जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अभिनंदन है। जी, जी, आज बहुत बहुत का जो धन्यवाद विषय गरिमा जी, है आपसे जुड़कर। जी। जी आज का जो विषय है वर्तमान राजनीति और युवा छात्र, उस पे राजा रवि जी अपनी बात रखेंगे। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप अपनी बात अब शुरू करें। जी, नमस्ते गरिमा जी। सबसे पहली बात कि इस पेज से जुड़ने के बाद और इतने अधिक लोगों से रूबरू होने के बाद मैं खुद काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और कहीं न कहीं यह मेरे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके साथ मैं लाइव आ रहा हूँ। और जैसा कि अभी विगत कुछ दिवसों में कोरोना की त्रासदी रही थी, तो उसमें आपकी जो बहुत अच्छी भूमिका रही, उसको लेकर के भी आपके प्रति हम पूरी समाज के तरफ से बहुत अधिक आभार प्रकट करते हैं। ये मेरा तो जैसा सौभाग्य है कि कि आप जैसे लोगों से मेरा परिचय है, और आप लोग जो हौसला बनते हैं मेरा, बस उसी के बदौलत हम सब कुछ कर पाते हैं। जी, कहीं न कहीं बिल्कुल देखिए क्या है कि हम सब लोग साथ मिलकर जब आगे बढ़ेंगे, तभी कहीं न कहीं एक स्पष्ट परिभाषा, एक नई लकीर खींच पाएँगे। और मुझे लगता है कि जब युवा, और जैसा कि आज का विषय भी है छात्र राजनीति, वर्तमान राजनीति में छात्रों की और युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो जब तक युवा और छात्र अपने अधिकारों को लेकर के और अधिकार से कहीं ज़्यादा अपने कर्तव्यों को लेकर सजग नहीं हो जाते, तब तक मुझे लगता है कि राष्ट्र की सही परिपाटी हम लोग नहीं लिख सकते। तो जैसा कि आज का विषय आपने रखा है कि वर्तमान राजनीति एवं छात्र एवं युवा, उनकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, उन्हें कैसे इसमें भाग लेना चाहिए। तो मुझे सदैव यह लगता रहा कि राजनीति जो है, मैं हमेशा कई सारे मंचों पर इस बात को दोहराता रहा हूँ कि राजनीति जो है, आज के युवाओं को राजनीति का हथियार नहीं बनना है, बल्कि राजनीति को अपना हथियार बनाना, यह एक बहुत बड़ा विषय है। अभी देखिए क्या होता है कि कई सारे लोग राजनीति के चकाचौंध में कहीं न कहीं खो जाते हैं। उनको लगता है कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हुए, रैलियों में साइकिल मोटरसाइकिल लहराते हुए आगे बढ़ना ही शायद यही राजनीति है। लेकिन इन सब के बीच में राजनीति की परिभाषा से कहीं बहुत अधीर हट जाते हैं, जहाँ पर कि राजनीति का तात्पर्य होता है कि राष्ट्र को संचालित करने की नीति, राजपाट चलाने की नीति। तो इन सब के बीच मुझे हमेशा लगता रहा कि छात्रों और युवाओं को अपनी भूमिका को लेकर के एक स्पष्ट उनकी बानगी होनी चाहिए। उनको इस बात को लेकर के स्पष्ट सोच होनी चाहिए। और निसंदेह हम सिर्फ भारत की बात नहीं करें, बल्कि पूरे विश्व की बात करें, तो ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जबकि छात्रों और युवाओं ने ही पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है, हमेशा एक नई शुरुआत प्रस्तुत की है। जी, शायद मुझे लगता है कि आवाज थोड़ी इको हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
पता नहीं, शायद हो सकता है मेरी तरफ। तो खैर कोई बात नहीं। तो हमारे सामने ऐसे के असंख्य उदाहरण हैं जहां पर कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसे कई सारे उदाहरण परिलक्षित हुए, जबकि छात्रों और युवाओं ने आगे बढ़कर मोर्चा लिया और हमेशा ही न सिर्फ राष्ट्र को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाई। चाहे हम बड़ी से बड़ी क्रांति की बात करें, चाहे वो भारत देश की हो या फिर यूरोपीय देशों की बात करें, हम लोग हमेशा ही छात्रों एवं युवाओं के संगठनों ने ही विश्व को एक नया रास्ता दिखाया। तो वर्तमान परिवेश में भी युवाओं को बहुत अधिक विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें इतिहास के पन्नों को पलटने की आवश्यकता है और पुनः वही भागीदारी दर्ज कराने की आवश्यकता है, जो कि हम लोग इसके पहले लगातार करते रहे हैं विश्व में और राष्ट्र में। जितेश भैया बोल रहे हैं कि हाँ आवाज इको हो रही है, मुझे तो सही आ रही है आवाज। अगर ऐसा है तो आप हेड ईयरफोन लगा लीजिए ना, ईयरफोन या हेडफोन कुछ है तो। अच्छा गरिमा जी, आप बस 2 मिनट कंटिन्यू करें, मैं ईयरफोन लगा। जरूर जरूर, आप आइए। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजा रवि जी। राजा रवि जी एक प्रखर वक्ता हैं और इन्हें कई मंचों पे हम लोगों ने सुना है, हमें सुनने का मौका मिला है। अगर जो लोग नहीं जान रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि राजा रवि सुपौल जिले से आते हैं और फिलहाल पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के ये छात्र नेता हैं और कोसी शिखर सम्मेलन जो कि युवाओं को, खासकर युवाओं को मार्गदर्शन देने का काम करती है। कोसी शिखर सम्मेलन एक ऐसा मंच है जहां युवाओं को हमारे भारत देश की जो संसदीय प्रणाली है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वहां उन्हें इस बारे में जानकारी हासिल करने का मौका मिलता है। लगातार 2 बार कोसी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है और दोनों बार मैं और राजा रवि जी इसके बहुत ही अहम किरदार में रहे हैं। मेरा जो किरदार था वो ब्रांड एम्बेसडर का था। वर्तमान में भी मैं उस मंच की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और राजा रवि जी उसके एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और मैं बता दूं कि कोसी शिखर सम्मेलन जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में सहरसा जिले से शुरुआत हुई थी। 2018 और 2019 में इसका आयोजन किया गया, लेकिन उसके बाद कोरोना पीरियड के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका है। हम लोग कोशिश में हैं कि फिर से जो है इसका आयोजन किया जाए ताकि युवाओं को फिर से वही मंच हासिल हो सके। जितेश भैया कह रहे हैं कि राजा रवि जी वाक्पटुता के लिए भी जाने जाते हैं। बेशक इनकी जो वाचन शैली है मैं उसकी कायल हूँ और आज मुझे उम्मीद है कि वह देखने को यहाँ सबको मिलेगा। जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो सब भी आज देख पाएंगे। तो राजा रवि जी क्या जुड़ चुके आवाज हैं, मेरी आप सही अपना आ रही है अभी? संबोधन शुरू करें। अभी ठीक है जितेश भैया, बताएंगे कमेंट करके। मुझे तो हमेशा से सही आ रही है। जितेश भैया, आपके आदेश का इंतजार है अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो। जी, मुझे लगता है कि दिक्कत शायद अभी भी है। पता नहीं, मुझे तो एकदम सही आती है आवाज। आप शुरू करें, अगर होगा ऐसा तो बता देंगे भैया। अच्छा, राजा रवि जी कट गए, अभी भी हो रहा है? हाँ, राजा रवि जी जुड़ेंगे जल्दी ही। थोड़ी टेक्निकल समस्या हो गई है राजा रवि जी के साथ, वो जल्दी ही जुड़ेंगे हम लोगों से। मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी लोग आज हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप अपने से जुड़े और भी लोगों को जोड़ें। इस लाइव को शेयर करें, हमारे पेज उम्मीद की किरण को लाइक करके अपना आशीर्वाद दें। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उम्मीद foundation@gmail.com करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। राजा रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। पता जी नहीं क्या समस्या आ रही है, मैं माफी चाहूंगा। और जी रवि हेडसेट जी। लगाने के बाद भी शायद आवाज बार बार रूम इको खाली कर है रही क्या? है। आप जहाँ बैठे हैं वो कमरा खाली है क्या? नहीं नहीं, ये ओपन ग्राउंड है ऐसा, और सामने बरामदा है पूरा। शायद अब अच्छा आवाज अच्छा, ठीक है। हाँ अभी तो हमको ठीक आ रही है। आप शुरू कीजिए ना, हो जाएगा।
जी, नहीं दरअसल ईगो की जहाँ तक समस्या है तो मैं भी उसे महसूस कर पा रहा हूँ। पता नहीं नहीं, कहाँ क्या ज्यादा नहीं समस्या हो आ रही है। रही है चितेश भैया, बोल रहे हैं, आप बोलिए। चितेश भैया बोल रहे हैं ज्यादा नहीं हो रही है, चलेगा, आप शुरू करें। पता नहीं क्यों कई बार देखिए क्या होता है कि आप लाख कोशिश कर ले लेकिन कई बार पता कई है अच्छी मेरे साथ चीज़ों के क्या क्रम होता में है। जी जी, मेरे साथ जी, होता है कि जब भी कभी हम एज ए रिपोर्टर कहीं पे भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं और वहाँ वीडियो बनाना होता है, तो अक्सर ही मेरा कैमरा फेल हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ मुझे दूसरे का मोबाइल जो है ना थोड़ा सा मांगना पड़ता है, और तब मेरा काम होता है। तो वही हाल है यहाँ भी, कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा गरिमा जी मैं एक चीज़ एक्सपेरिमेंट एक चीज़ देखना चाहूँगा कि अगर आप अपना ऑडियो ऑफ करें 2 मिनट के लिए मैं कुछ बोल कर देखता हूँ अगर आवाज़ ठीक हाँ रही तो। हाँ हाँ। हाँ देखिए एक बार। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि छात्र और आपका युवाओं की नेटवर्क जो इशू हो रहा राजनीति है। तो हमने अरे हमेशा इस आपका बात तो की पूरा बानगी नेटवर्क देखी ही है। गायब हो गया। आप कैमरा ऑन करें। नहीं, नहीं मेरा कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। क्या आवाज़ मेरी ठीक जा रही है? पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ ठीक आ रही है, आवाज ठीक आ रही है। हाँ, आप स्टार्ट करें। कैमरा वीडियो वीडियो सही जा रहा है? ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। हाँ, गरिमा जी मैं कह रहा था कि आप बस थोड़ी देर के अपना ऑडियो ऑफ करें खुद का, ताकि एक बार चेक कर ले शायद तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जब भी बात हम छात्र एवं युवाओं की करते हैं, तो उनके कंधे पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और एक बात काफ़ी सही कही गई है कि आज का छात्र ही कल का नागरिक है। लेकिन मैं जहाँ तक इस बात को समझ पाया हूँ, तो यह हमें लगता है कि नहीं आज का छात्र आज का नागरिक है। और जब तक छात्रों में इस बात को लेकर के स्पष्ट भूमिका नहीं होगी कि राजनीति का तरीका कैसा होना चाहिए, तब तक हम पूरे राष्ट्र को एक सही दिशा एवं दशा नहीं दे सकते। मैं चूँकि शिक्षक भी हूँ, मेरे पिताजी का विद्यालय है, मैं एक बार एक क्लास ले रहा था पॉलिटिकल साइंस की। तो उसमें एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछ दिया कि भैया आखिर ऐसा क्यों होता है कि बहुत अजीबो-गरीब लोग चुनाव जीत करके चले जाते हैं और देखिए चूँकि बाढ़ का वक़्त था उन्होंने पूछा कि देखिए बार-बार यह एक छोटा-सा सड़क है, यह कट जा रहा है। जबकि अगर इस पर प्रतिनिधि ने थोड़ा-सा भी ध्यान दिया रहता, तो शायद ये सड़क नहीं बहता, बाढ़ में इतने बुरे हालत हमारे नहीं होते। मैंने उससे काफ़ी सरल, काफ़ी साधारण सवाल पूछा कि मैंने पूछा कि देखो भई पिछले साल पूरा विधानसभा का चुनाव गुज़र गया। आपने कितनी बार इस चीज़ की चर्चा अपने विधानसभा क्षेत्र में सुनी कि फलाँ विधायक ने अपने कार्यकाल में इतने पुल बनाए और उसके प्रतिद्वंदी ने इतने पुल बनाने का वायदा किया? मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, पूरे चुनाव भर में बस यही सुनने को मिलता है कि फलाँ जाति के इतने प्रतिशत वोट है, तो इसीलिए हमें इस पार्टी से इस कैंडिडेट को मौका देना चाहिए और चूँकि फलाँ जाति का समीकरण सेट नहीं हो रहा है, तो हमें वोट कम या अधिक पाने की संभावनाएँ हैं। मैं इस बात को खुले मन से कहता हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं कहता बल्कि मैं बताऊँ कि आज के दौर में जब भी मीडिया पैनल्स के डिस्कशन होते हैं, टिकट के बंटवारे से लेकर के वोट परसेंटेज के शेयर तक इस बात की गहमा-गहमी रहती है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग अवस्थित हैं और आप बताइए जहाँ पर कि राजनीति का आधार ही ऐसा हो, वहाँ पर राजनीति से कोई सकारात्मक उम्मीद आखिरकार हम लोग कैसे कर सकते हैं? और मैंने यही समझाया अपने उन छात्रों को कि देखो आज तुम बच्चे हो, लेकिन कल को आज से 3 साल के बाद अगले विधानसभा चुनाव में तुम ही वोटर होगे और मेरी बात को तुम गाँठ बाँध लो। जिस दिन इस देश के युवा पुल जैसे मुद्दों पर, सड़क के मुद्दों पर, अस्पताल और पानी के मुद्दों पर वोट देना शुरू कर देंगे, मैं इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि उसके अगले चुनाव से टिकट भी ऐसे ही लोगों को मिलेगा और जीत भी ऐसे ही लोगों की सुनिश्चित होगी। सब लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कर क्यों नहीं रही है, प्रतिनिधि कुछ ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं? अरे भाई साहब प्रतिनिधि आपके लिए क्यों करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उनके चुनाव जीतने के लिए खुद आप ही ने और आसान रास्ते तैयार कर दिए हैं। मैं कहता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव जीतती है, कोई कैंडिडेट अगर चुनाव जीतता है, वह तो कोई आकाशवाणी नहीं होती। आपके ही वोट से, आपके ही मत से वो लोग जीतते हैं। तो मैं इस बात को हमेशा समझाता आया हूँ लोगों को कि यह बदलाव का दौर है और बदलाव कभी अचानक या एकाएक नहीं आ जाता, बल्कि बदलाव को लाने के लिए सतत प्रयास हमें करना होता है। हमें थक कर, हार कर बैठने की आवश्यकता नहीं है और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बदलाव कभी भी 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी की बात नहीं होती है। कई बार बदलाव लाने में पीढ़ियाँ खप जाती है
और जब तक युवा इस बात को नहीं समझेंगे तो शायद हमें देश की एक नई परिकल्पना देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मैं बताऊं कि भारत देश की आजादी का आप वर्णन ले लीजिए। 1857 में पहला विद्रोह हुआ था और 1947 में जाकर करके हमें आजादी मिली। करीबन 200 साल का एक बहुत लंबा गैप था, करीबन 2 शताब्दियों की बात हम कर रहे हैं। अगर 1857 में विद्रोह करने वाले ने एक पूरी प्लानिंग की होती, पूरा ब्लूप्रिंट बनाया होता, कितने दिन में अंग्रेज बाहर चले जाएंगे, और उनको लगता है कि नहीं, हमारे प्रयासों से अंग्रेज बाहर नहीं जाने वाले हैं, और वो लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते कि नहीं, हम अपने जीवन काल में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो शायद हम इस आजाद फिजाओं का आज आनंद नहीं ले पा रहे होते जो कि आज अपने घर में बैठ करके हम ले रहे हैं। उनमें से कईयों ने इस बात को सोचा कि नहीं, जो लड़ाई हमने शुरू की है उसमें इस पीढ़ी के कई लोग खत्म हो जाएंगे, अगली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, कई लोग जेल जाएंगे, कईयों को फांसी होगी, कईयों को काला पानी होगी, लेकिन न जाने कितनी पीढ़ियों के खप जाने के बाद भी एक ऐसी कोई पीढ़ी आएगी जो कि आजादी की खुली हवाओं में सांस लेगी, जो कि भारत देश के स्वर्णिम कालखंड का साक्षी बनेगी, और उस पीढ़ी के लिए खुद को बलिदान कर देने का जज्बा, अपने आने वाली नस्लों की आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत, यह एक बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि जब तक एक एक युवा, एक एक छात्र इस चीज को लेकर के जागरूक नहीं हो जाता, तब तक इस राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं। हम सिर्फ अकाउंटेबल खुद के लिए नहीं है, हम सिर्फ अपने परिवार के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मैं इस बात को हमेशा मानता आया हूं कि हम जिम्मेदार हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन जितना कुछ किया हमेशा इस बात को मैं ध्यान में रखता रहा कि आने वाली पीढ़ियां अगर कभी मुझसे पूछे कि इतिहास के उस कालखंड में जब आप बहुत कुछ कर सकते थे तो आपने हमारे लिए क्या किया, मैं उस वक्त अपने सीने पर कोई बोझ लिए मरना नहीं चाहता, बल्कि मैं जीवन में हमेशा बस इतना करता आया कि आने वाली पीढ़ियां जिस दिन हमसे यह सवाल पूछेंगी कि आपने हमारे लिए क्या किया, मैं उसकी आंखों में आंखें डाल कर कह सकूं कि इतिहास के उस कालखंड में मुझसे जितना संभव था, चाहे वह सत्ता की आंखों में आंख डालकर बात करने की बात हो, या फिर सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की बात हो, या फिर सिस्टम से दो दो हाथ करते हुए एक व्यक्ति की सेवा के लिए तत्पर हो जाने की बात हो, मैं वहां खड़ा रहा। और शायद इसी को ध्येय में रखते हुए किसी महान कवि ने लिखा था कि अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। गरिमा जी, आप भी लगातार कुछ सवाल पूछते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से, और ज्यादा सही यह रहेगा कि आप अपना सवाल पूछ करके माइक बंद कर ले, तो फिर शायद आवाज ईको की दिक्कत खत्म हो जाए। जी जी जी। एक प्रश्न आया है चितेश भैया की तरफ से। आजकल कुछ ऐसे भी छात्र नेता हैं जो छात्र कम नेता ज्यादा साबित करते हैं अपने आप को, इस पर प्रकाश डालिए। चितेश भैया ने काफी सही विषय उठाया है, और मुझे एक बहुत रोचक किस्सा याद आ रहा है कि इंसान के जीवन में प्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, आदर्श क्या होता है। चूंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूं, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक अभ्यास वर्ग आयोजित किया जाता है। अभ्यास वर्ग में ये होता है कि आप वहां जाएं, आपको राष्ट्र के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, राष्ट्र के वर्तमान हालातों पर प्रकाश दी जाती है, आप कैसे एक सजग नागरिक बने, आप कैसे एक अच्छे छात्र बने, और छात्र हितों को लेकर के संगठन का कार्य कैसे आगे बढ़ाएं। तो इन सब चीज की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, और एक समुचित छात्र गढ़ने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं ऐसे ही एक अभ्यास वर्ग में था। संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक वहां अपना एक अभिभाषण दे रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो जो बात चितेश भैया ने अभी कही कि वर्तमान दौर में कई सारे ऐसे नेता हैं जिनमें छात्र तत्व लगभग खत्म हो चुका है, वो लोग छात्र कम नेता ज्यादा हैं। उन्होंने इस बात पर बहुत चिंता व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में हमें ऐसे नेता चाहिए जो कि सही मायनों में छात्र नेता हों, यानी कि पहले वे एक अच्छे छात्र और उसके बाद एक अच्छे नेता साबित हो। और उन्होंने उस समय एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, और वो उदाहरण था श्री रविशंकर प्रसाद जी का, जो वर्तमान में अभी पटना से सांसद भी हैं और कानून एवं दूरसंचार मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद जी एक बार किसी रैली से लौट रहे थे, और वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, हमेशा अव्वल आते थे। तो उनके एचओडी ने उनसे कहा कि यार रविशंकर, तुम ये क्या बेकार के झंडा बैनर पोस्टरबाजी में लगे हुए रहते हो, ये आंदोलन प्रदर्शन से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, पढ़ने लिखने वाले छात्र हो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तो रविशंकर जी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि चूंकि गुरु थे उनके, तो नतमस्तक होकर के वह वहां से चले गए।
और इतिहास इस बात का साक्षी है कि रविशंकर प्रसाद जी ने उस साल अपनी परीक्षाओं में पूरे बैच में टॉप भी किया, और उसी साल श्री रविशंकर प्रसाद पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ से ज्वाइंट सेक्रेटरी निर्वाचित हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक अमिट छाप मेरे भीतर छप गई। मैंने मन में इस बात को गांठ बांध लिया, माननीय प्रचारक जी की बातों का मन में गांठ बांध लिया कि नहीं, हम सबको भी ऐसा छात्र नेता बनना है जो कि पहले एक बेहतर छात्र हो, फिर एक अच्छा छात्र नेता बने। और कुछ ही दिनों के बाद पटना विश्वविद्यालय में फिर से चुनाव होने थे। उस बीच मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है। मैंने उस साल अपनी कक्षा में टॉप किया था। मैंने फेसबुक पर यह पूरी कहानी लिख दी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इतिहास में इससे पहले ऐसा हो चुका है। मैंने यह नहीं लिखा कि मैं इसे दोहराने वाला हूं या फिर कुछ और, बल्कि मैंने बस यह बताने की कोशिश की कि यह एक स्वस्थ परंपरा विद्यार्थी परिषद में आप देख सकते हैं, जहां पर कि एक अच्छे छात्र नेता एक बेहतर छात्र भी होते हैं। और कुछ दिनों के बाद चुनाव हुए। मुझे इस बात की सदैव बहुत खुशी रहेगी, मुझे इस बात का हमेशा बहुत गर्व रहेगा कि जिस सीट पर माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा था, मुझे भी दोबारा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में उसी सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। और शायद ऐसा कई दिनों के बाद हुआ था कि छात्रों और युवाओं ने बहुत अधिक भरोसा मुझ पर दिखाया और मैं रिकॉर्ड बहुमत से वहां पर संयुक्त सचिव निर्वाचित हुआ। और बाद के दिनों में मुझे पता चला कि शायद यह 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि कोशी क्षेत्र यानी कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा से पहली बार किसी ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद जीता है। मतलब छात्र संघ का कोई पैनल आज तक किसी ने जीता ही नहीं था इस क्षेत्र से। तो इसके बाद सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और कोशी क्षेत्र के तमाम लोगों का जो अभूतपूर्व स्नेह और समर्थन मुझे प्राप्त हुआ, मैं आज भी अभिभूत हूं। बोलते हुए मेरी आंखें नम हो जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे लगता है कि नहीं, जो सम्मान, जो प्यार मुझे पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने दिया है, जो सम्मान, जो स्नेह है मुझे पूरे कोशी क्षेत्र की जनता ने दिया है, अगर मैं उसका 1% भी इस जमीन को लौटा पाऊं तो यह मेरा जीवन सफल समझा जाएगा। सचमुच यह सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कुछ ऐसी ही स्थिति मेरे भी साथ है। मैं भी पूरे कोसी क्षेत्र में से कोसी सीमांचल की इकलौती महिला पत्रकार के रूप में जानी जाती हूँ। और ऐसे में जो आपने अभी संबोधित किया, ये मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझसे भी मिलता है। मेरा ऐसे में आपसे एक सवाल है कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, कोसी क्षेत्र से, और हम लोग भी इस दौर से गुजर चुके हैं। हम लोग मतलब मैट्रिक इंटर करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है, भविष्य में करना क्या है। कुछ लोगों को छोड़कर जिन्हें अच्छे गाइड मिल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला। मुझे लगता है कि शायद आपको भी नहीं मिला होगा उस एज में कि ये पता हो कि आपको क्या करना है। लेकिन फिर भी आप इन सब चीज से निकल कर आज इस मुकाम पे हैं कि हम लोग आज फेसबुक लाइव के जरिए बात कर रहे हैं। आपको पटना यूनिवर्सिटी के संयुक्त सचिव का पद हासिल है, कोसी शिखर सम्मेलन के महानिदेशक का पद हासिल है। तो इन सब को पाने में, यहाँ तक पहुंचने में आपकी क्या कोशिशें रही, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर दो सवाल थे। पहला सवाल आपका ये था कि आखिर ऐसी कई सारी परेशानियां रही जो पर्याप्त गाइडेंस की कमी आप कहते हैं, और अभी भी कोशी क्षेत्र के कई लोगों को वो नहीं मिल पाता, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। और दूसरा सवाल आपका मैं यह समझता हूँ कि आखिरकार मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। तो एक काफी लंबी श्रृंखला, एक काफी बड़ी कहानी होती है हर एक चीज के पीछे। सबसे पहली बात की, जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा कि हम सब सिर्फ खुद के लिए उत्तरदायी नहीं है, हम सब सिर्फ खुद के परिवार के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि मैंने इस बात को दोहराया था कि जब कोई छात्र और युवा इस बात को मन में गांठ बांध ले कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्तरदायी है, तो उस दिन से किसी भी राष्ट्र का स्वर्णिम समय शुरू हो जाता है। हर कोई माँ बाप चाहते हैं कि जो सुविधाएं उसे नहीं प्राप्त हुई वह उनके बेटे बेटियों को प्राप्त हो। हर माता पिता खुद से अच्छी परवरिश अपने बेटे बेटियों को, अपनी आने वाले जनरेशंस को देना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? तो हम सब की जिम्मेदारी भी बनती है कि जैसे कि हम जब बाहर निकलते हैं और बाहर कुछ अच्छी चीजों को देखते हैं तो उन्हें वापस आकर के अपने छात्रों को बताएं, अपने जूनियर्स को बताएं, और उनके मन में यदि इसको लेकर के कोई भी शंका हो कि उनको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो इसको लेकर के भी हम सबों को कहीं ना कहीं उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो समस्याएं हम सबको सामने आई, वो समस्याएं हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे छोटे भाई बहनों को उनका सामना नहीं करना पड़े। ये पहली बात थी। दूसरी बात कि जब आप समस्याओं की बात करते हैं तो समस्याएं अनगिनत हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह होती है कि जब आप कोशी क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो आप
समस्याओं के बीच जन्म लेते हैं। मैं बहुत खुले मन से इस बात को कहता हूं, आप समस्याओं के बीच जन्म लेते हैं। अभी मैं बताऊं कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान में एक सवाल, बिहार पर आधारित जब कोई प्रश्नोत्तरी तैयार होती है ना, तो उसमें एक सवाल पक्का रहता है। मैं 90% क्वेश्चनर में देख चुका हूं कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, और उत्तर होता है कोसी नदी। बिहार के ऊपर जब कभी कोई क्विज तैयार होता है, 90% क्विज में ये सवाल हमेशा होता है। तो ऐसे कई मंचों पर इस क्विज का जवाब देते हुए 1 नंबर मिल गया मुझे, लेकिन वो 1 नंबर कभी खुशी नहीं दिया, बल्कि ये सीने में हमेशा उस बात की टीस उठती रही कि आखिरकार कोशी कब तक बिहार का शौक रहेगा। और जो इन समस्याओं से दो दो हाथ करना सीख जाता है ना, मुझे लगता है कि उसके लिए बड़ी सी बड़ी समस्याएं भी बहुत छोटी साबित होती है। और पाश की बहुत प्रिय पंक्ति मेरी है, और मैं कोशी के एक एक बालक, मैं युवाओं की बात नहीं करता, मैं अधेड़ों की, मैं प्रौढ़ों की बात नहीं करता, मैं बस ये कहता हूं कि कोशी में जन्म लेने वाले एक एक बालक पाश की उस पंक्ति को चरितार्थ करता है कि मैं घास हूं, मैं तुम्हारे हर किए कराए पर उग जाऊंगा। तो कोशिश क्षेत्र का एक बच्चा अपने भीतर वो जीवटता लेकर के पैदा होता है कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी हो, वह उससे पार पा लेगा। जैसा कि अपने यहाँ होता है कि अधिकांश लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। मेरे भी मन में बहुत इच्छा थी, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था मेरा, तो बड़ी इच्छा थी कि चलो इंजीनियर बनते हैं। काफी अच्छी बात, कंप्यूटर साइंस में काफी अच्छा इंटरेस्ट, काफी जागरूकता मेरी थी, जिज्ञासा कंप्यूटर साइंस को लेकर के रही थी। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कंप्यूटर साइंस का एक इंजीनियर बनूंगा। मैंने पढ़ाई के लिए कोटा का रुख किया, और वहां पर भी काफी अच्छे नंबर्स मेरे आते थे। और एलन कैर इंस्टीट्यूट है, वहां पर करीबन मेरे साथ 5,000 के लगभग विद्यार्थी पढ़ते थे, और मैं टॉप 100 टॉप 200 में आया। तो सबों को पूरा यकीन था कि मैं आगे चल करके एक अच्छे आईआईटी कॉलेज में एडमिशन नहीं पालूंगा। इस बात की सबने काफी अच्छी बात कही कि नहीं, आपका मतलब करियर एकदम सेट है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। मुझे याद है कि उस साल रॉयल ऑस्ट्रेलियन केमिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा रॉयल ऑस्ट्रेलियन केमिकल ओलंपियाड हुआ था। यह एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड था, और मैं भारत से उन कुछ छात्रों में से था जिनको कि उस साल का हाई डिस्टिंक्शन अवार्ड वहां ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुआ था। तो चीजें काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसा कि हमेशा कहा गया है कि अगर जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है तो आपको हमेशा ही बहुत बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और शायद कुछ ऐसा ही हुआ। शारीरिक परिस्थितियां बहुत अधिक खराब हुई, और वह विद्यार्थी जो कि फिजिक्स में उन 5,000 विद्यार्थियों में 23 रैंक 23वां रैंक लाता था, उसकी हालत यह हो गई कि 12th के बोर्ड में अगर उसके फिजिक्स में 1 नंबर कम आते तो वह फिजिक्स फेल कर जाता। मैंने वो दौर भी देखा है। लेकिन फिर मुझे लगा कि यह हाथ पर हाथ रख करके बैठने का दौर नहीं है। मेरे एक अंकल हैं, संजय अंकल, वो भी एनएमसीएच में डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे इस बात के लिए बहुत मोटिवेट किया कि देखो बेटा, ऐसे हाथ पर हाथ रख करके बैठने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई समझ रहे हैं कि तुम्हारी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ऐसे जिंदगी काटोगे तुम। उन्होंने उदाहरण दिया बंसल सर का। अभी जो कोटा का पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंडस्ट्री है, उसके पायनियर, उसके भीष्म पितामह कोई है तो वो बंसल सर हैं। और बंसल सर काफी सक्सेसफुल, काफी सफल इंजीनियर थे, लेकिन उनके साथ कुछ शारीरिक परेशानियां हो गई, वो काम करने में असमर्थ हो गए। तो उनके डॉक्टर ने उनको इस बात का सलाह दिया कि आप जो है, आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए और अपने ब्रेन को एंगेज रखिए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ब्रेन काम करना बंद कर सकता है। और बंसल सर ने उसको गांठ बांध लिया, और आज जाहिर सी बात है, कोटा में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, भले ही बंसल इंस्टीट्यूट आज उतने ज्यादा शिखर पर नहीं हो, लेकिन सब शुरुआत उन्हीं की हुई है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ ना कुछ और बेहतर करना चाहिए, और कई सारी चीजें आपके जीवन में प्रेरणा का काम करती चली जाती है। मैं जैसे तैसे करके पटना साइंस का एडमिशन हुआ मेरा, और पटना साइंस कॉलेज में आने के बाद चुनौतियां और शुरू हो गई। 12th में काफी अच्छी पढ़ाई हुई नहीं थी। अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो मेरी मजबूती थी, वो अलग पहाड़ लगे हमें। मैं इस बात को कहते हुए कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। मैं खुल के बताता हूं कि मैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फेल कर चुका था। साइंस कॉलेज में आने के बाद मैंने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की परीक्षा दी, मैं उसमें फेल भी कर चुका था, लेकिन फिर लगा नहीं, ऐसे ऐसे जीवन नहीं चलना है। संजय अंकल ने कहा था कि अपने ब्रेन को जितना अधिक इन्वॉल्व रख सकते हो उतना अधिक इन्वॉल्व तुम रखो। मैंने फिर से कई चीजों की तरफ रुख किया, चाहे वो ड्रामेटिक्स हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, क्विज कॉम्पिटिशन्स हो, ओलंपियाड्स हो, पोइट्री हो। और आखिरकार होते होते 2016 या 17, मुझे ठीक से वर्ष याद नहीं, एक ऐसा मुकाम आया कि उस साल पटना के 5 इंटर कॉलेज फेस्ट हुए थे, जिसमें कि सारे बड़े कॉलेज में लगभग पटना के सभी कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स आते हैं। मुझे उस साल 5 अलग अलग फेस्ट का फर्स्ट प्राइज मेरे हाथ में था, जिसमें कि मैंने पोइट्री में पहला स्थान प्राप्त किया था।
और उसके बाद न जाने कितने सारे अवार्ड्स एंड प्राइजेस आर्ट कल्चर को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के, डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, कई चीजों को लेकर के हासिल होते चले गए। आपके निर्माण में कई लोगों की भागीदारी होती है। ऐसे ही एक हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अनिल यादव हमारे महिषी सहरसा के ही हैं। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि जब मेरा एडमिशन हुआ तो वो वहां एचओडी थे। एक बार कोई ऐसी बात हुई, उन्होंने कहा कि क्या किसी के पास अभी के कोर्स का सिलेबस है? तो मुझे चीजों को काफी अच्छे तरीके से रखने की आदत थी। मैंने सारे सिलेबस, सारे शेड्यूल को एक फाइल में लगा रखा था और मैं वो फाइल रोज कॉलेज लेकर के जाता था ताकि ढूंढने में मुझे काफी आसानी हो। मैंने सर के तरफ वो फाइल बढ़ा दिया। सर 2-3 मिनट तक मुझे देखते रहे और शायद ये पहला अच्छा परिचय था सर के साथ मेरा। सर ने कहा कि देखिए, जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीजें बहुत अधिक आवश्यक होती है। इंसान को सिस्टमैटिक होना चाहिए, इंसान को लेबोरियस होना चाहिए और साथ ही साथ इंसान के भीतर एक जीवटता होनी चाहिए। यानी इंसान लेबोरियस हो, इंसान टैलेंटेड हो, लेकिन साथ ही साथ इंसान को सिस्टमैटिक भी होना पड़ता है। और जिस इंसान में इन तीनों तत्व हैं वो आगे बढ़ेगा, जिसमें एक भी कमी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि राजा रवि में ये तीनों बातें हैं। उस दिन मैं बताऊं कि मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मुझे लगता था कि मैं खुद को एक फेल्योर विद्यार्थी मानता हूं, मैं खुद को एक हारा हुआ सिपाही मानता हूं, लेकिन मेरे मार्गदर्शक, मेरे शिक्षक मुझसे इतनी उम्मीदें रखते हैं। मेरे एक व्यवहार से उन्होंने मेरे जीवन चित्र के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, तो निसंदेह कम से कम उस शिक्षक को खुद पर प्राउड फील करवाना, उनकी आंखों में खुद के लिए गर्व का भाव जागृत करना, यह एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी बन गई। और आप मानकर चलिए, जिस दिन आप इस बात को गांठ बांध ले और हमेशा इस बात को समझकर चले कि आप अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने शिक्षकों के लिए उनकी आंखों में गर्व का भाव उत्पन्न करेंगे, तो आपका पुनर्जागरण शुरू हो जाता है। मैंने इस बात को गांठ बांध ली और मैं पढ़ने लिखने में जुट गया। और भी कई एक्टिविटीज थी, मैं उसमें लग गया और धीरे धीरे शारीरिक परेशानियां ये तो वो तो खत्म हो जाती है। और फिर ऐसा हुआ कि सेकंड ईयर आते तो मैं टॉप 5 विद्यार्थी में था और थर्ड ईयर आते आते मैं अपने कक्षा का टॉपर विद्यार्थी था। और आगे कहानियां लगभग आप लोग सब लोग जानते ही हैं। तो यही सारी कई सारी परेशानियां होती है। उसके बाद क्या होता है कि आप कोशी क्षेत्र से, मिथिला क्षेत्र से आते हैं, तो कई लोग समझते हैं कि नहीं, राजनीति में बाहुबल की बहुत अधिक आवश्यकता है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत प्रिय लोग होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन शायद ये लोग बाहुबली नहीं होते। और इनफैक्ट मैं भी बाहुबली तो मैं हूं नहीं कि मैं खुद को कह सकूं कि मैं बहुत अधिक समृद्ध हूं मजबूती को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा चुनाव जीतना भी इस भ्रम को दूर किया पटना विश्वविद्यालय के भीतर। कई लोगों को इस बात का अंदेशा था कि चूंकि मेरे साथ ऐसी संख्या बल नहीं है तो मैं चुनाव जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। मेरे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोगों की बहुत लंबी कतार नहीं दिखती थी लोगों को, तो उनको लगता था कि इनको वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मैं हमेशा कहता था कि वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग आपको वोट नहीं करते। आपको वोट स्टूडेंट्स का लेना है, तो आपकी अगर योजनाएं सही है, स्टूडेंट्स को लेकर के आपका ओरिएंटेशन सही है, और अगर विद्यार्थियों को लगा कि नहीं ये कैंडिडेट हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो आपको स्वतः ही वोट मिलेगा। और ऐसा भी रहा था कि फिर रिकॉर्ड वोट मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे पीछे भले ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोगों की लंबी संख्या हो कि नहीं हो, लेकिन छात्रों को लगा कि नहीं, ये जो कैंडिडेट है ये हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा, इसके मन में भविष्य को लेकर कुछ अच्छी योजनाएं हैं, और उनको लगा कि नहीं, इनको वोट करना चाहिए। इन सब के अलावा और भी कई चीजें रही थी और मुझे हमेशा लगता रहा, मैंने इस बात को आपसे भी शायद शेयर किया था, कि युवाओं को, जो आज के दौर में युवा हैं, उनको सिर्फ सिस्टम की खिलाफत नहीं करनी है। अभी के युवाओं को लगता है कि हमने सड़क जाम कर दी, बैरिकेटिंग कर दिया, 2-4 टायर जला दिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, थाना का घेराव कर दिया, मुख्यमंत्री का घेराव कर दिया, हमारी राजनीति हो गई टाइट। यही यही शब्द यूज करते लोग राजनीति में कि हमारी राजनीति टाइट हो गई। ये सब चीजें बहुत सही है, मैं इस बात में काफी यकीन रखता हूं। और प्रेमचंद की वो पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है कि लोग कहते हैं आंदोलन से, प्रदर्शन से, जुलूस निकालने से क्या होता है, तो इससे यह साबित होता है कि हम जिंदा हैं और मैदान से हटे नहीं। तो आंदोलन, प्रदर्शन सब कुछ बहुत जायज है, लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है कि छात्रों और युवाओं को इस बात को लेकर के भी सोचना चाहिए कि अगर कहीं कुछ खामी है, अगर कहीं कुछ कमी है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। अभी पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहुत कमी थी, अभी तो हालात काफी सुधरे हैं। इन सब के बीच मुझे विचार आया कि क्यों ना जो सब्सिडरी की क्लासेज, मैं जियोलॉजी ऑनर्स का विद्यार्थी था, मुझे लगा जब मैं थर्ड ईयर में जियोलॉजी ऑनर्स पढ़ रहा हूँ तो कम से कम इतनी काबिलियत तो मेरी होनी चाहिए कि मैं अपने जूनियर को सब्सिडरी पढ़ा सकूं। और मैंने बकायदा क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी। और कहीं ना कहीं सकारात्मक माहौल की आप जब बात करते हैं तो यह सब चीजें बहुत अधिक काउंट होती है।
लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे कैंडिडेट्स होने चाहिए, और इस बात को लेकर काफी अच्छा समर्थन मिला था, और भी कई सारी चीजें। और मैंने हमेशा से कहा कि समस्याएं तो कई है, लेकिन जो कोशी क्षेत्र का एक एक बच्चा होता है, एक बच्ची होती है, वो समस्याओं के बीच ही पैदा होता है, समस्याओं के बीच ही पैदा होती है। और दुनिया भर की कितनी भी समस्या हो, हमारी समस्याओं के सामने कुछ भी नहीं है। हम लोग तो यार ऐसे गांव से आते हैं जहां पर कि रात में सो और सुबह उठो तो आपको पानी में तैरते हुए चप्पल दिखते हैं। कहते हैं अच्छा भाई साहब, वो रात में बाढ़ आ गई, चलो छप्पर उठाओ, थाली उठाओ, बाल्टी उठाओ और चलो बांध पर बैठ जाओ। लोग कहते हैं सड़क छाप आदमी। अरे सड़क छाप आदमी आपको गाली लगती होगी, हमारे लिए जीवन जीने का तरीका सड़क छाप आदमी। आप आज भी बांधों पर जाएंगे, गांव में जाएंगे, उनके पास एक ओसारा, एक बैठकी नहीं होती है। उनके लिए धान सुखाना हो कहाँ सुखाएंगे, सड़क पर सुखाएंगे। मक्का सुखाना हो कहाँ सुखाएंगे, सड़क पर सुखाना हो। पटसन सुखाना हो कहाँ सुखाएंगे, सड़क पर सुखाएंगे। और तो और आप छोड़िए, जब घर परिवार बाढ़ में दह जाए बह जाए तो कहाँ आकर सोएंगे, तो सड़क पर सोएंगे। तो सड़क छाप आदमी बाकी दुनिया के लिए गाली होगी, लेकिन हम बांध के किनारे रहने वालों के लिए सड़क छाप आदमी होना ही हमारे नियति है। और जो इंसान इसको सर्वाइव कर सकता है, मुझे लगता है कि दुनिया में वो बुरे से बुरे कंडीशंस को सर्वाइव कर सकता है। जी बिल्कुल। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, मैं शुरू से पढ़ रही हूँ। चितेश भैया ने स्वागत किया था, फिर लिखा था प्रखर धन्यवाद। प्रवक्ता अनुज राजा रवि जी को सुनना सुखद अनुभूति होगी। वाक पटुता के लिए भी जाने जाते हैं आप। और आगे है मसाल सर हैं, वो बोलते हैं वेलकम। मसाल सर हमारे मधेपुरा के लिए गौरव है, ये काफी समय तक यहाँ रहकर टीचिंग किए हैं और अब कहीं बाहर रह रहे हैं। चितेश भैया लिखते हैं भविष्य के अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुन रहा हूँ। अरे मसाल भैया सर लिखते आशीर्वाद आप हैं सबका बस ले रहे। मसाल सर लिखते हैं कोसी के यूथ आइकॉन से बहुत उम्मीद है। वेल सेड। फिर चितेश बिल्कुल भैया बिल्कुल। लिखते हैं, वही उन्होंने क्वेश्चन किया था, आपने जवाब दे दिया है। रतन सर हैं हमारे मधेपुरा के ही, मेरे टीचर भी रहे हैं ये। सर को मेरा प्रणाम है। उन्होंने लिखा है सराहनीय प्रयास। संजय है कोई, संजय जी हैं, उन्होंने लिखा है बहुत सुंदर मित्र राजा जी। विपुल धन्यवाद संजय भैया जी। हैं। अभी हाल ही में जो कोविड का चला था तो इसमें इनके पापा गुजर गए, इनकी माँ भी इन्फेक्टेड हो गई। सहरसा के सूर्या में रह के इन्होंने इलाज करवाया है। काफी संघर्षों के बाद इनकी माताजी बची हैं और वो मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से इनकी मदद की थी और ये मेरी हाई स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। इन्होंने लिखा है राजा रवि जी आपका भविष्य उज्जवल है। फिर बहुत मसाल बहुत सर धन्यवाद। लिखते हैं मसाल सर का क्वेश्चन है हाउ टू फाइट अगेंस्ट सोशल एविल्स। असामाजिक तत्वों से कैसे हम लोग लड़ सकते हैं, कैसे लड़ना चाहिए। सबसे पहले तो तो इतने आप अच्छे अच्छे कमेंट्स आप सबों की ओर से मिले, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और निस्संदेह आप सबकी जो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे और अधिक करने का अनुभव मुझे मिलता है, और अधिक करने की उत्कंठा होती है। और इसलिए मैं आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभारी होकर पुनः आप सबों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो जो हमारा एक सवाल है, जी गरिमा जी कुछ आप कह रहे थे। गरिमा जी क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? गरिमा जी क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? सॉरी, कुछ वो नेटवर्क इशू हो गया था, वाईफाई ही मेरा कट गया था इस कारण से। कोई बात नहीं। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए ना। जी, तो मैं वही कह रहा था, जैसे कि सर का एक सवाल प्राप्त हुआ कि सोशल एविल से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं। तो जहां तक सोशल एविल्स का प्रश्न है, तो मैंने इसके पहले भी बार बार इस बात को दोहराया है, और कहीं ना कहीं जो भी हमारे बीच युवा है वो इस बात को जानते और मानते हैं कि जब भी कोई बड़ी समस्या होती है तो उससे लड़ने का जो दामोदार हमारे युवाओं के कंधों पर होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक होती है। लेकिन इस बात को देखते हुए मुझे कई बार बहुत गहरी पीड़ा का अनुभव भी होता है
कि कई सारे ऐसे सामाजिक कुरीतियां, कई सारी ऐसे सामाजिक बुराइयां जो कि विलुप्ति के कगार पर थी, लेकिन अभी भी स्वार्थ की राजनीति के कारण कई लोग उसको बेवजह हवा देते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ एक घटनाएं मेरे जीवन में हुई और मुझे काफी दुख हुआ उस चीज का। मेरा एक बहुत प्रिय मित्र था, वह तथाकथित कहते हैं ना कि वो SC ST कैटेगरी की बात हो रही थी, उस कैटेगरी से आता था। मैंने कभी ऐसा भेदभाव महसूस नहीं किया। मुझे याद है कि सभी लोग एक ही वाटर कूलर से पानी पीते हैं, एक ही ग्लास वहां होता है। और तो और मैं कहता हूँ कि जब कभी क्लासरूम में किसी के घर से एक टिफिन लड्डू आ जाए, तब आप देखिए क्या एकता होती है। कोई नहीं पूछता भाई तुम किस जाति के हो, अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति के हो, या फिर तुम कहाँ से आते हो, माइनॉरिटी हो कि मेजॉरिटी हो। ऐसा कहीं कोई सवाल नहीं होता। लेकिन इस बात को देख करके कई बार गहरी पीड़ा भी होती है कि ऐसे लोग जो कि आप सभी सुख सुविधाओं को देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अचानक से इस बात का इल्जाम हम लोगों पर या फिर किसी पर भी लगा देते कि आपके साथ अन्याय या भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं काफी बुरी लग जाती हैं चीजों को। जहां का इस तरीके का भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना होगा, हम सबों को एकजुट होकर के लड़ना होगा। लेकिन जहां कहीं ऐसा भेदभाव नहीं हो रहा है, वहां पर बेवजह इन मुद्दों को हवा दे करके, बेवजह इन मुद्दों को एक नई तरीके से प्रस्तुत करके आप जब समाज को बांटने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इन सब के अलावा और भी कई सारी सामाजिक बुराइयां हैं, कई सारी सामाजिक कुरीतियां हैं। और मैंने पहले भी कहा कि अगर युवाओं को आगे बढ़ना है तो उन कुरीतियों को खत्म करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और कुरीतियों का खत्म करने का सबसे इकलौता और एकमात्र उपाय है, वह है जन जागरूकता। अब हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जन जागरूकता को लेकर के हम लोग कैसे श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं जिस संगठन से आता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक हम छुआछूत की बात करते हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कानून बना दिए गए कि छुआछूत जो है वह एक एविल है, सोशल एविल है, इसको कैरी ऑन नहीं करना चाहिए, इसको अगर करते हुए कोई पाया जाता तो वह दंड का भागी होगा। लेकिन इसका प्रमाण हम कैसे देंगे, समाज में चेतना की धारा कैसे बहाएंगे? तो इसके लिए समरसता भोज, आप कहीं ऐसी सेवा बस्ती में जाएं, वहां के लोगों के बीच बैठे उनके साथ भोजन करें, उनके साथ बातचीत करें, वो मलिनता का भाव जो है स्वतः विलीन होता चला जाएगा। इन सब के बाद कई सारी कुरीतियां हैं जो कि खुद हमसे जुड़ी हुई हैं। और एक कुरीति है, मैं बताऊं, दहेज प्रथा की कुरीति। मैं कहते हुए थोड़ी हंसी भी आती है और कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। आप युवा हैं, कल को आपकी शादी होगी, आप इस बात को स्पष्ट मना कर दे कि मैं दहेज नहीं लूंगा। मुझे लगता है कि दहेज के ऊपर बहुत बड़े बड़े नारे लिख देने से या फिर दहेज के खिलाफ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स बना देने से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर ये है एक एक युवा के भीतर इस भाव को जागृत कर देना कि वह जब शादी करे, वह जब विवाह करे, दहेज नहीं ले। तो ऐसी कई सारी कुरीतियां हैं, ऐसे कई सारे सोशल लेवल्स हैं। तो मुझे लगता है कि इन सोशल लेवल्स को खत्म करने में युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, छात्रों की भागीदारी सबसे अधिक है। और छात्रों को पढ़ाते वक्त जो कुछ चीजें उनके मस्तिष्क पर छप जाती है वह जीवन काल में अमिट रहती है। तो इन सब चीजों को लेकर के शिक्षा में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इन सभी चीजों को लेकर के अलग से यदि कोई कोर्स बनाना पड़े या अलग से कोई मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करना पड़े, तो स्टेट वाइज ऐसे प्रयास बिहार सरकार को भी किए जाने चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम युवा, चाहे लड़की हो या लड़का, ये ठान ले कि बिना दहेज के ही शादी करनी है, तो फिर माहौल कुछ अलग होगा। ये निसंदेह, इसमें कोई संकोच नहीं है। आगे चितेश भैया ने कमेंट किया है कि भारतीय राजनीति में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे आना चाहिए। कितना सही, कितना गलत? बहुत सही सवाल है कि भारत की राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए, कितना सही कितना गलत। मुझे इस समय जयप्रकाश नारायण का वह विशाल आंदोलन याद आ रहा था, याद आ रहा है, दरअसल याद आ रहा है, जिससे निकली हुई पौध अभी भी पूरे बिहार और भारत देश की राजनीति को चला रही है। और आप सबको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि उस नई पौध के आने के बाद कैसे पूरे भारत देश की राजनीति में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ। मुझे भी इस बात का सदैव गर्व रहेगा कि जिस पटना विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक भूमि से उस आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, मैं भी वहां का एक छात्र रहा हूं। और इसीलिए मैं सदैव इस बात को महसूस करता हूं कि राजनीति में छात्रों और युवाओं की भूमिका जितनी अधिक होगी, राजनीति को उतना अधिक लाभ मिलेगा। कई लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि जो युवा हैं, जो छात्र हैं,
उनके पास अनुभव की कमी है, तो इसीलिए उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इस बात को बार-बार दोहराता हूँ कि जब फ्रांस में बहुत बड़ी क्रांति हो रही थी, जिसपे मैथ्सनी ने छात्रों और युवाओं का संगठन बनाया था, उसने पूरे फ्रांस में लोकतंत्र को फिर से स्थापित कर दिया। क्या आपने यह कभी कहने की तोहमत की कि जोसेफ मैथ्सनी एक युवा, एक छात्र अनुभवहीन रहा था? हम सब राष्ट्र नायक की जब बात करते हैं, तो उसके रूप में भी एक सन्यासी रूपक हमारे सामने निकल कर सामने आते हैं। श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी का नाम हम लोग पूरे गर्व के साथ लेते हैं। क्या हम यह बात कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद युवा थे, अनुभव नहीं था? ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, जबकि युवाओं ने ही हाथों में मशाल थामी है और अंधेरे में रेंगने वाले पूरी की पूरी पीढ़ी का मार्गदर्शन किया है, उनके लिए पथ प्रदर्शित करने का काम किया है। और इन सब के परे मैं एक बात बार-बार दोहराता हूं कि हमारे कई नेता हैं जो खुले मंच पर सीना ठोक कर बहुत गर्व से कहते हैं कि भारत देश सबसे युवा देश है, भारत देश में युवाओं की सर्वाधिक आबादी है। लेकिन क्या सिर्फ इतना बोल देने से, क्या सिर्फ इस बात पर सीना चौड़ा कर लेने से काम चल जाएगा, या फिर हमें इस बात को भी अंगीकार करना होगा, या फिर हमें इस बात को भी परिलक्षित करनी होगी कि अगर भारत सबसे युवा देश है, अगर भारत में युवाओं की आबादी सबसे अधिक है, तो युवाओं की इस आबादी की अधिकता भारत के एक एक स्टेज में दिखनी चाहिए, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र हो। युवा जो है ऊर्जा से परिपूर्ण है। युवाओं को एक बेहतर समझ है, आपको लगता होगा कि शायद उन्हें समझ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं की जो नीतियां बननी चाहिए, उनकी समझ कहीं ना कहीं युवाओं को ही बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम सबों को मिलकर इस बात का प्रयास करना चाहिए कि कैसे अधिक से अधिक संख्या में युवा चुन करके सदन में जाए और हमारी आपकी आवाज को वहां पर बुलंद करें। आगे संजय जी ने लिखा है, क्या राजा रवि को भविष्य में हम लोग केंद्रीय कैबिनेट में देखने की आकांक्षा रख सकते हैं? देखिए, बहुत सवाल तो बहुत गंभीर प्रश्न है। महत्वपूर्ण है। जी, काफी गंभीर प्रश्न है। मैं 2-4 दिन पहले एक शादी के फंक्शन में था। वहां पर भी मुझसे कुछ ऐसा सवाल पूछा गया कि आने वाले कुछ दिनों में आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? गरिमा जी, क्या आप अपना माइक बंद कर लेंगे? हाँ, तो मुझसे ये सवाल इसके कुछ दिन पहले भी पूछा गया था, बारंबार पूछा जाता रहा है। चूंकि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो इतिहास रहा है, काफी ही गौरवान्वित करने वाला इतिहास रहा है। आप वर्तमान में जो कोई बड़े नाम देखते हैं, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, लालू प्रसाद यादव, सब कोई उसी राजनीति के परिणाम है। और छात्र आंदोलन से नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जिनकी आज जयंती भी है, ऐसे कई नेतागण हमारे बीच निकल कर सामने आए हैं। तो अगर हम बात करें राजनीति की, छात्र राजनीति की और युवाओं को राजनीति में आगे आने की, तो यह एक काफी महत्वपूर्ण विषय है। तो मुझसे बारंबार यह पूछा जाता रहा है कि क्या आप राजनीति में आगे आना चाहते हैं? मैंने इसके पहले भी कहा कि आपका राजनीति में आगे आना सिर्फ आप पर निर्भर नहीं करता है। आप राजनीति में आगे आएंगे या नहीं आएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जनता आपको कितना अधिक चाहती है, जनता आपको कितना अधिक तवज्जो देती है। अन्य जो भी फील्ड है, उसमें आपकी मेहनत इस बात को तय करती है कि आप कितना आगे जाने वाले हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि जनता का आशीर्वाद ही सर्वोपरि होता है, और मैं इस बात को सदैव मानता आया हूं। मुझे लगता है कि अगर जनता का आदेश होता है, जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, और उस दिन अगर मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं भी होगी, फिर भी जनता मेरा नॉमिनेशन करवाएगी और मुझे चुनाव जितवा के सदन में भेजेगी। और जब ऐसा होता है तो यह निश्चयतः गौरव भरा क्षण होता है। लेकिन अगर जनता नहीं चाहे कि मैं चुनाव लड़ूं, तो फिर मैं अगर चुनाव लड़ने आ जाता हूं, तो इसका कोई तात्पर्य, कोई मतलब नहीं निकल जाता। तो इसीलिए मैं सदैव इस बात का इंतजार करता हूं कि कब जनादेश मुझे मिले, क्योंकि मैं चुनाव खुद के लिए लड़ना ही नहीं चाहता। मैं सच बताता हूं, मैं चुनाव खुद के लिए लड़ना नहीं चाहता। मैं चुनाव लड़ना भी इसलिए चाहूंगा ताकि मैं उससे समाज का और राष्ट्र का कुछ भला कर सकूं। और यदि जनता को लगता है कि मेरे चुनाव जीतने से समाज का कुछ बेहतर हो सके, अगर मेरे चुनाव जीतने से उनकी आवाज संसद और सदन में मजबूती के साथ रखी जा सकेगी, अगर उनको लगता है कि मेरे चुनाव जीतने से शायद इस देश में, इस राज्य में कुछ आमूलचूल परिवर्तन आ सके, तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। और जिस दिन जनता का ऐसा आदेश होगा, मैं पूरे दमखम के साथ आप सबों के आशीर्वाद से चुनाव के मैदान में उतरूंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और मुझे भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुझे भी आपको चुनाव लड़ते हुए देखने का मौका मिलेगा, और शायद उस मुद्दे पे मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। मुझे इंतजार है।
आगे सोमू आनंद जी लिखते हैं, नहीं राजा रवि मुख्यमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग इनको मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री बनवाएंगे, और बिहार का बहुत जितना भी विकास रुका हुआ है वो सब इन्हीं के हाथों सब होगा। संजय जी लिखते हैं, राजा कुशवाहा जिंदाबाद। फिर चितेश भैया ने लिखा है, सोमू आनंद जी केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद अपने लिए रिजर्व रखे। हाँ, वो भी किसी से कम नहीं है। हम लोग हम लोग उनके लिए भी इंतजार कर रहे हैं। फिर संजय जी ने इनके बारे में लिखा है, हंसने वाला इमोजी देकर बात को चौपट कर दिए। फिर उन्होंने लिखा है, गरिमा और विशा जी मेरे सवाल पर डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल हो गया है। लीजा मान्या लिखती है, करेक्ट सर। फिर चितेश भैया ने लिखा है, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भारतीय राजनीति का प्रतिनिधित्व करना भारत वर्ष को शिखर पर लाएगा। बेशक इसमें कोई दो मत नहीं है भैया। आप भी कुछ कहना चाहें अगर तो कहें, राजा जी, रवि जी। देखिए, जी जी, राजनीति की बात कर जी रहे हैं हम लोग, और जितेश भैया ने काफी अच्छी बात कही कि अधिक से अधिक संख्या में हमें राजनीति में आगे आना चाहिए और युवाओं को प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो जहां तक राजनीति में आगे आने की बात है, मैंने इसके पहले भी कहा कि एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि ऐसे लोग चुनाव जीत करके क्यों चले जाते हैं जिनके लिए सड़क और बांध कभी कोई मुद्दा होता ही नहीं है। तो मैंने हंसकर यही जवाब दिया था कि उनको चुनाव जितवा करके भेजते भी तो हम लोग ही हैं। तो जिस दिन मुझे लगता है कि पूरे देश भर के युवा इस बात को गांठ बांध ले, इस बात को ठान लें कि हम किसी ऐरे गैरे कैंडिडेट के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे, जिस दिन युवा अपनी शक्ति को पहचान लें। अभी मुझे कहते हुए बहुत ग्लानि होती है, मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत भी इसी बात से की थी कि राजनीति में युवाओं को राजनीति को अपना हथियार बनाना है, उन्हें राजनीति का हथियार नहीं बन जाना। अभी वर्तमान में परिस्थितियां थोड़ी उलट हो चुकी है। हम लोग कई अरे गहरे कैंडिडेट्स के पीछे जी तोड़ मेहनत करते हैं, उन्हें चुनाव जितवा देते हैं, और चुनाव जीतने के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं आता। तो ऐसे में आवश्यक यह है कि वो अपने बीच से श्रेष्ठ युवाओं का चयन करें, उनके पीछे अपनी पूरी ताकत लगा दें, और उनको एक कैंडिडेट मानते हुए मुझे लगता है कि जब सभी युवा इस बात को लेकर के कृत संकल्पित हो जाएंगे, तो दुनिया की तो बड़ी से बड़ी ताकत युवाओं के सामने कभी ठहर ही नहीं पाई। तो एक चुनाव, एक दो चुनाव कौन सी बड़ी बात है। तो हमेशा मैं कहता हूं कि हमें सिर्फ सपने नहीं देखने, हमें स्वप्न नहीं देखने, बल्कि हमें संकल्प ठानना है, क्योंकि स्वप्न नहीं संकल्प साकार होते हैं। जिस दिन सारे युवा इस बात का संकल्प कर लें कि हमें अपने क्षेत्र से एक जागरूक, एक कर्मठ, एक लगनशील युवा को उम्मीदवार बनाना है, एक ऐसा युवा जो इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, हमें उसको अपना कैंडिडेट मानना है, उसके लिए चुनाव में कैंपेनिंग करनी है, उसको चुनाव जितवाना है। हमारे लिए पैसे, शराब, ये सब कोई मुद्दे नहीं रहेंगे, हमारे लिए जातिवाद कोई मुद्दा नहीं रहेगा, हमारे लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास रहेगा, हमारे लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ युवाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा। वह स्वर्णिम काल है। सिर्फ अगर इतनी सी बात हम युवाओं को समझ में आ जाए, तो मुझे लगता है कि संसद में एक तरफ से युवाओं की आवाज गूंजेगी, और शायद वह युवाओं के शिखर पर होने का एक स्वर्णिम काल होगा। और न सिर्फ तब हम यह कहेंगे कि भारत देश में सबसे अधिक युवा है, बल्कि हम यह भी कह पाएंगे कि बिहार की विधानसभा में सबसे अधिक युवा है। हम यह भी कर पाएंगे कि भारत की संसद में सबसे अधिक युवा है। और मुझे लगता है कि जिस दिन वह, जब तक वैसा दिन नहीं आता, तब तक सिर्फ इस बात का दम भरने का कोई मतलब नहीं कि भारत सबसे युवा देश है और युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक है तो हमें अपनी ताकत को समझनी है, और युवाओं की उपस्थिति को हर एक एक प्लेटफॉर्म पर उतनी ही प्रखरता से दर्ज भी करवानी है। आपको सुनना मतलब मन ही नहीं कर रहा है कि इस लाइव को खत्म करें, क्या किया जाए आगे। नहीं नहीं, आपका आप सबका इसमें जी। मसाल सर ने लिखा है 100% फैक्ट। आर के यादव, ये रामानंद भैया हैं या, उन्होंने लिखा है, बहुत सारे कमेंट्स आ गए। उन्होंने नमस्कार किया है। सुमन रॉय हैं, उन्होंने लिखा है, भाई बिल्कुल सही बोले राजा भैया। सौरभ कुमार गांगुली भी बोल रहे हैं, सही बोले भाई जी। सुमन राय है, उन्होंने लिखा, अपने क्षेत्र से राजा रवि भैया आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। फिर चितेश भैया ने लिखा है, राजनीति में धर्म लाना चाहिए, न कि धर्म में राजनीति। यह वाक्य को अगर नेता अपना ध्येय बना ले तो यह भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। फिर रामानंद भैया लिखते हैं, माफ कीजिएगा सर, चुनाव से पहले अक्सर अच्छे अच्छे सपने दिखाकर जीत जाते हैं, बाद में राम भरोसे छोड़ देते हैं। यह तो सत्य है।
विकास सिंह भुल्ली ये लिखते हैं, मुझे उस दिन का इंतजार है, राजा रवि की आवाज संसद भवन में गूंजे। बिल्कुल हम सबको इस बार इस दिन का इंतजार है। और मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति पे तो बहुत सारी बहस हो गई, पूरे 54 मिनट हम लोगों ने बात कर लिया है। और आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि राजा रवि प्रखर वक्ता के साथ साथ एक कवि भी हैं, कुशल लेखनी की भी शैली है इनकी। तो मैं चाहूंगी कि राजा रवि अपने लिखे गए कुछ कविताओं को भी यहाँ पे अगर पाठ कर दें तो समा बन जाएगा फिर। जी बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। और लिखनी एक अलग से शैली हमारी रही है। मुझे इस वक्त जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के बहुत मशहूर राष्ट्रपति हुए हैं। कैनेडी ने एक काफी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कवियों में राजनीति की समझ हो यदि कवियों में राजनीति की समझ हो और राजनेताओं में कविता की, तो जाहिर सी बात है कि यह दुनिया एक बेहतर जगह होगी। और यह बात मुझे हमेशा से सर्वमान्य सत्य लगती है। अभी हम युवाओं की बातचीत कर रहे हैं, राजनीति के वायदों की बात कर रहे हैं कि कैसे सब्ज-बाग दिखाए जाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ऐसा किया जाएगा, चुनाव जीतने के बाद वैसा किया जाएगा, लेकिन आखिर में जनता के हाथ कुछ भी नहीं आता। मैंने अपने जीवन में एक कविता लिखी थी, यह मुक्त छंद की कविता है। इसमें कोई राइमिंग जैसा, तुकबंदी जैसा कुछ भी नहीं है। और मुझे हमेशा यह लगता है कि मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कभी कुछ नहीं लिखा। हो सकता है कि इस कविता की कुछ पंक्तियां आपको बोर भी करे, शुरुआती कुछ पंक्तियां, लेकिन आपको उसको झेल जाना है, क्योंकि उसको जब आप झेल पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कविता का पूरा पंच आखिरी के कुछ पंक्तियों में है, और उनको समझने के लिए पहले कुछ पंक्तियों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। मैंने यह कविता उन लोगों के ऊपर लिखी थी जो कि रैलियों के बाद आते हैं। जब भी चुनाव होता है तो काफी बड़ी-बड़ी रैलियां होती है, बहुत बड़े-बड़े मंच बनते हैं और काफी बड़े-बड़े पोस्टर्स लगते हैं। उन पोस्टर्स में नेताओं की बड़ी-बड़ी तस्वीरें, मतलब जितना बड़ा नेता उतनी बड़ी तस्वीर लगती है। और हमेशा यह समझा जाता है कि जिस नेता की उस पोस्टर पर जितनी बड़ी तस्वीर है, उस नेता का कद उतना बड़ा माना जाता है। ये एक सामान्य तरीका है दिखाने का, जिसकी जितनी बड़ी फोटो उसका उतना बड़ा कद, अच्छी बात है। तो मैंने लिखा था, पहली कुछ पंक्तियां उन लोगों के ऊपर है जो कि रैलियों के दौरान आते हैं, रैलियों में आते हैं। वो बड़े-बड़े होर्डिंग्स, होर्डिंग्स वही जो पोस्टर बैनर लगता है, वो बड़े-बड़े होर्डिंग्स जिस पर होती है नेताओं की आदमकद तस्वीरें, चटक रंगों का बैकग्राउंड और कॉन्ट्रास्ट में छपे हुए बड़े-बड़े वायदे, सबको मकान, सबको छत के वायदे। ये एक सामान्य सा सीन है। जब रैली हो रही होती है तो बड़े-बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, नेताओं का मुस्कुराता हुआ, हाथ हिलाता हुआ चेहरा है, एक एकदम चटक लाल रंग का, येलो रंग का बैकग्राउंड, उस पर एकदम गंभीर अक्षरों में बड़े-बड़े वायदे लिखे हुए हैं कि चुनाव जीतने के बाद ये कार्यक्रम होगा, चुनाव जीतने के बाद ये वायदे किए जाएंगे। और सबको मकान, सबको छत, ये वायदा बहुत पुराना वायदा है जो कि अभी तक चला आ रहा है। वो कुछ लोग जो रैलियों में आते हैं, वो कुछ लोग जो रैलियों पर आते हैं, इन वायदों पर बेतहाशा तालियां बजाते हैं, तस्वीरों से नापते हैं शख्सियत की माप को, और मानवताहीन लोगों को महामानव बताते हैं, और नेताओं के मंच से उतरते ही घर को लौट जाते हैं वो लोग जो रैलियों में आते हैं। काफी सिंपल सा सीन है जो कि हम लोग देखते हैं। लोग जा रहे हैं रैलियों में, बेतहाशा तालियां बज रही है, नेताजी ने वायदा किया और तालियां बजी, और वायदा किया और तालियां बजी। जितनी बड़ी तस्वीर, अच्छा इतने बड़े नेताजी हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इस पूरी कविता का पुट उन आखिरी कुछ पंक्तियों में है, उन लोगों के ऊपर है जो कि रैली खत्म होने के बाद वहां आते हैं। मगर वो कुछ लोग जो रैलियों के बाद आते हैं, मगर वो कुछ लोग जो रैलियों के बाद आते हैं, उखाड़ ले जाते हैं ये बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बिछा देते हैं किसी फुटपाथ पर। मगर वो कुछ लोग जो रैलियों के बाद आते हैं, उखाड़ ले जाते हैं ये बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बिछा देते हैं किसी फुटपाथ पर, जिसमें छपी होती है नेताओं की आदमकद तस्वीरें। मगर वो कुछ लोग जो रैलियों के बाद आते हैं, उखाड़ ले जाते हैं ये बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बिछा देते हैं किसी फुटपाथ पर, जिसमें छपी होती है नेताओं की आदमकद तस्वीरें, और सो जाते हैं ओढ़कर उस बचे-खुचे हिस्से को जिसमें छपे होते हैं वही बड़े-बड़े वायदे, सबको मकान, सबको छत के वायदे। क्या कहूँ, मेरे पास तो आपके लिए कहने के लिए शब्द ही नहीं है। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, उससे अच्छा होगा। संजय संजय जी ने लिखा है,
सरजमीन पर काम करने वाले हमेशा काम करते ही रह जाते हैं, लेकिन नेता कोई और बन जाता। इस बात पर प्रकाश डालें। फिर उसके देखिए, बाद जहां तक इस मसाल बात सर। का जी। हाँ हाँ, बोलिए। जहां तक इसका प्रश्न है, मैंने हमेशा इस बात को तवज्जो दी है कि भारतीय राजनीति का कहीं न कहीं ऐसा स्वरूप हो चुका है कि जिसमें कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं बचते। हमने किसी पर्टिकुलर किसी अच्छे पार्टी के अच्छे नेता का चेहरा देखा, उस कार्यकर्ता की जीवटता देखी, उस कार्यकर्ता का लगन देखा और हमें लगता है कि भाई साहब यही कैंडिडेट होंगे। हमने उस पार्टी के लिए जी जान से काम किया और आखिरी वक्त में कैंडिडेट बदल जाता। तब ऐसी स्थिति में कोई उपाय ही नहीं बचता। आपको लगता है अच्छा वो कैंडिडेट तो और भी गया गुजरा है, चलो कम से कम इस पार्टी के लिए मैंने मेहनत की तो इसी पार्टी कैंडिडेट को हम लोग वोट कर देते हैं। लेकिन मैंने इसके पहले भी हमेशा इस बात को कहा है कि आपकी यह मजबूरी, आपको लगता है कि आपकी मजबूरी है, यह कोई मजबूरी नहीं है। आप एक बार ऐसे लीक से हटकर तो देखिए। आप कभी, मैं कहता हूं कि इतनी सारी सीट्स हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ 2 से 5 सीट पर जमीनी कार्यकर्ता को चुनाव जिता कर तो देखिए। आप देखिए अगले साल सभी पार्टी के जो बड़े बड़े हाई कमान के नेता है ना, वो ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने के लिए दिन में टॉर्च लेकर ढूंढेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन होता क्या है, उस कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत की, उसे टिकट नहीं मिला तो ठीक है भाई जाने दो, कैंडिडेट तो बहुत अच्छा था लेकिन वोट नहीं देंगे। ये एक सामान्य परिपाटी, हम सब इस बात को जानते हैं। हमें इस पूरे साइकोलॉजी से, इस मनोविज्ञान से, इस पूरे थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना पड़ेगा अभी कि भारतीय राजनीति एक बहुत बुरे मेंटल स्टेट से गुजर रही है। और जिस दिन हमने इन सभी मानसिक संकीर्णताओं को दूर कर लिया तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति पुनः उसी उफान पर होगी। अगर हम कुछ ही जमीनी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतकर भेजना शुरू कर दें तो अगली बार पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देने के लिए फिर से मजबूर हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो और हमेशा से जमीनी कार्यकर्ताओं को ही पार्टी में तवज्जो मिले। जी। और आर के यादव लिखते हैं, मैं आपकी बातें सुनकर काफी खुश हूँ। मैं हमेशा साथ रहूंगा सर। सर का सच्चे व्यक्ति का साथ मरते दम तक सर। आपका और दीदी गरिमा की बातें सुनने के लिए खेत से भागे भागे मोबाइल के पास आ गए, सोचे कुछ सुना जाए सौभाग्य, हम प्रणाम। दोनों का सौभाग्य है। आपको भी बिल्कुल, हम दोनों का सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का सानिध्य हमें मिल रहा है। हितेश भैया लिखते हैं, राजा रवि जी से मेरी इस फौजी अभिलाषा का मंचन चाहता हूँ। इस फौजी अभिलाषा क्या कोई कविता है आपकी? अच्छा, वो यहाँ नहीं लिखे नहीं, हुए हैं, कविता। फौजी अभिलाषा। चितेश कुमार मिश्रा, युग युगांतर से है एक अभिलाषा, न्यौछावर कर जाऊं, अपना सर्वस्व विश्व विदित है, रणभूमि में तत्पर होगा। अच्छा, इन्होंने लिखा है, मैं यहाँ पे आपको देखिए कमेंट दिख रहा होगा, इसको पढ़ने के लिए उन्होंने कहा है। चितेश भैया, मैं करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इस पर पूरी कविता आ नहीं पा रही है। मैं जो कमेंट देख पा रहा हूँ उसमें पंक्तियां भी थोड़ी सी आगे पीछे हो जा रही हैं, तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। आगामी किसी लाइव में मैं पहले से एक दूसरा फोन साथ में रखूंगा और उसमें मैं कविता देख करके आपके लिए इसका जरूर पाठ करूंगा। जरूर। अभी या तकनीकी नहीं व्यवधान तो है बस। हाँ, विकास सिंह भुल्ली लिखते हैं, राजा रवि एक प्रखर वक्ता हैं, मैं बहुत सुनता हूँ, जब भी मंच पर जाते हैं आग लगा देते हैं। बिल्कुल, मैं भी कायल हूँ इनके वाचन शैली की। बहुत बहुत विकास धन्यवाद सिंह विकास भुल्ली सिंह। फिर से लिखते हैं, वाह बहुत खूब भाई। सुमन जी लिखते हैं, अपनी तिजोरी हर कोई भर लेता है। सुमन राय लिखते हैं, भैया सबसे पहले अपना क्षेत्र सुधारना है। बिल्कुल, कोई भी नेता है या हम लोग ही हैं, जैसे रवि रवि जी हैं, अभी बाहर रहकर पढ़ रहे हैं, मैं हूँ अपने मधेपुरा में रहकर ही जो भी कर रही हूँ, मेरा मेरा यह कर्तव्य है कि मैं, मुझे जो भी पता है, मुझे जो भी ज्ञान है, उसका उपयोग मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए करूँ। राजा जी का यह कर्तव्य है कि वो जहाँ रह रहे हैं बाहर में, वहां से वो जो भी कुछ सीख रहे हैं उसका उपयोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए करें। ये सिर्फ नेताओं की ही नहीं, हम आम नागरिकों की भी प्राथमिकता होनी चाहिए अपने जीवन में। फिर प्रिंस कश्यप लिखते हैं, राजा रवि भैया मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, हमेशा आपसे कुछ नया सीखने मिलता है। यह तो बिल्कुल वाकई सच बात है। आगे रवि जी से मेरा आग्रह है कि अगर वो कुछ अपना संदेश देना चाहे तो दे, उसके बाद हम लोग इस लाइव को यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर अगले दिन हम लोगों की मुलाकात होगी। जी रवि जी।
जी, जहाँ तक संदेश का प्रश्न है तो मैं बस युवाओं से यही आग्रह करना चाहता हूँ, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक राजनीतिक समझ की बात है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो आप इसको पूरी परिपक्वता से समझें। आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ के राजनीतिक बहस में खत्म नहीं करें। आप इस बात को समझें कि भारत की राजनीति कैसे चलती है, भारत का अर्थशास्त्र कैसा चलता है। जब तक आपके पास इन सब की बेहतर समझ नहीं होगी, तब तक आप लोग एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग कभी सेटअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास इन सब की एक अच्छी समझ हो जाती है, आप किसी भी मुद्दे पर खुलकर और बेहतर डिबेट कर सकेंगे, आप चीजों को अच्छे से समझ सकेंगे, और उनके बाद आप कहीं न कहीं जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका होती है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की अलग-अलग पॉलिसीज़ होती है, उसमें आप अपना योगदान दे पाएँगे, और एक सही नेता चुनने में आपको इन सब चीज़ों से बहुत अधिक मदद मिलेगी। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि शिक्षा को अपना हथियार बनाना है, और अगर आप छात्र हैं, तो सबसे पहले आप एक बेहतर छात्र बनें और उसके बाद एक छात्र नेता बनें, क्योंकि जब तक ये छात्र का तत्व नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि एक बेहतर नेतृत्व इस देश को नहीं मिल सकता। विकास सिंह बुल्ली जी लिखते हैं चंद पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो जाए, तो ठीक है, इनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इस लाइव का अंत करेंगे। जी। मैं आखिरी कुछ पंक्तियां वाजपेयी जी की, काफी मशहूर पंक्ति है, और चूंकि मैं जिस संगठन से आता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो कई लांछन लगते रहे कई चीजों को लेकर के, लेकिन मैंने हमेशा ही सीखा कि हमें कभी भी अपने कर्तव्य से डगमगाना नहीं है, बल्कि सदैव आगे बढ़ते जाना है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जो अकेले चलने का दम रखते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो उन्होंने काफी अच्छी कविता लिखी थी, और इस बात को मैं आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं कि लिया हाथ में ध्वज कभी ना रुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम जो बढ़े हैं कभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, अमर हैं सभी हम, निडर हैं सभी हम, कि सर पे हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता ये भगवा हमारा, गगन में लहरता ये भगवा। एक बार पुनः आप सबों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब जहां रहें अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित रहें, और राष्ट्र और राज्य के उत्थान के लिए आपकी ओर से जो कुछ भी प्रयास हो सके, आप उसको आगे बढ़ाते रहें, सदैव संकल्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार गरिमा जी आपका। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे पेज उम्मीद की किरण पर अपना इतना समय दिया, और आपकी जो प्रस्तुति रही बहुत ही काबिले तारीफ रही। आपकी वाचन शैली की मैं हमेशा से कायल हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमें आगे भी ये सुनने का मौका मिलेगा। जिस तरह से हमारी और आपके बीच मित्रता है, हम लोग फिर मिलेंगे और फिर से आपकी कविताओं को, आपके लेखनी को हमें पढ़ने का, सुनने का मौका मिलेगा, और उम्मीद है कि उम्मीद की किरण के पेज पर आपका फिर से आगमन होगा। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद, बिल्कुल। जो आपने अपने बहुमूल्य समय से निकाल कर आपने यहाँ समय दिया, हमारे दर्शकों को संबोधित दिया। काफी सारे अच्छे कमेंट्स हमें मिले हैं, और मैं बता दूं कि आज सबसे ज्यादा लोग जुड़े थे। अभी लाइव को जो देख रहे हैं लोग, वो आज की सबसे ज्यादा जो है लोगों ने देखा है, तो इसके लिए आपको बधाई हो कि आज की सबसे ज्यादा बहुत विजिटिंग बहुत है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे भी ये विजिटिंग बनी रहेगी। धीरज जी लिखते हैं नमस्ते, सुमन राय लिखते हैं ताली बजाकर बोल रहे हैं भैया, मसाल सर बोल रहे हैं थैंक यू। बहुत बहुत प्रणाम है आपको सर, जिस तरह से आपका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, लगातार आप मेरे हर लाइव को सुन रहे हैं और बने रहते हैं कमेंट्स के माध्यम से, ऐसे भी आप मुझसे जुड़े रहते हैं, तो उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद भविष्य में भी हम सबको मिलता रहेगा, आपका प्यार मिलता रहेगा। हम लोग मिलते हैं फिर से अगले लाइव में, तब तक के लिए शुक्रिया शुक्रिया, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। हम लोग फिर से मिलते हैं। चलिए राजा रवि जी, मैं लाइव को यहीं पे खत्म कर रही हूँ।